अब एक हॉस्पिटल में बाकी अपना एमआरआई स्कैन करवा रहा है, जहां डॉक्टर कुरेहा उसे बताता है कि धरती के इतिहास के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने के बाद कुछ रूटीन टेस्ट जरूरी हैं और इतना नुकसान आज तक किसी प्रो फाइटर को नहीं हुआ है जितना नुकसान बाकी की बॉडी को हुआ है। बाकी बताता है कि चाहे उसकी रिपोर्ट टेस्ट में कुछ भी आए, वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदल सकता। अब कुरेहा ब्रेन की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और तुरंत न्यूरो साइंटिस्ट मोगी को कॉल करके बुलाता है। मोगी रिपोर्ट देख के चौंक जाता है और कुरेहा से पूछता है आखिर ये ब्रेन किसका है। कुरेहा बताता है ये दिमाग उसका 18 साल के जापानीज पेशेंट का है। इस दिमाग में इतनी सारी क्रीजेस और फोल्ड देखे मोगी हैरान हो जाता है। कुरेहा इतना जानता है कि दिमाग के फोल्ड्स का इंसान के कैरेक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, पर अगर वो इस ब्रेन को आम इंसान के ब्रेन से कंपेयर करे तो ये एक डीमन जैसा दिखाई देता है। मोगी इस नतीजे में पहुंचता है ये ब्रेन जिस किसी का भी है वो एक असली डीमन ही होगा। दूसरी तरफ टोक्यो के एक पार्क में अचानक हजारों की तादाद में कई चूहे डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ से बाकी गुजरा था। अब काजुई जूनियर अली के रोते हुए चेहरे को याद करती है जिसमें कुछ तो बात थी। उसका सुंदर चेहरा जिसमें एक खुशी और जोश था, अचानक सब कुछ खो बैठा। उसका अभिमान, गौरव, अहंकार, गुरूर, सब कुछ। उसके बहते आंसू, टपकती नाक, लार सब एक जगह जमा हो गए, जिसे देख के काजुई को अच्छा महसूस हो रहा था। काजुई खुद से सवाल करती है क्या उससे गलती हुई थी? शायद नहीं। न जाने वो कितनी देर ऐसे ही रहे और कुछ देर बाद उसके सारे कपड़े उसके आंसू से गीले हो गए। जूनियर अली उसका शुक्रिया करता है कि उसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। वो काजुई से सवाल करता है कि उसने उसे गले क्यों लगाया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे दिल से उसे गले लगाया है। काजुई बताती है उसे खुद समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया, पर अगर वो उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही गले लगाती। जूनियर अली कहता है वो उसका बॉयफ्रेंड तक नहीं है, जिसके जवाब में काजुई कहती है वो इसे उसका प्यार समझ सकता है। जूनियर अली समझ नहीं पाता जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये उसका प्यार कैसे हो सकता है। काजुई बताती है प्यार के लिए किसी रोमांटिक लव का होना जरूरी नहीं, यही होती है माँ की ममता, जिसमें माँ आपसे बदले में कुछ नहीं चाहती। जूनियर अली समझ जाता है काजुई क्या कहना चाहती है। बाकी के लिए जो वो महसूस करती है वो माँ का प्यार नहीं है और वो उससे सच्चा प्यार करती है। मैच और लड़की दोनों हारने के बाद जूनियर अली वहाँ से उदास होकर चले जाता है। अब प्रेजेंट सीन में बाकी काजुई के घर के बाहर टकराता है। बाकी कहता है उन दोनों को एक दूसरे से मिले काफी लंबा समय हो गया है, जिस पर काजुई कहती है वो काफी बिजी थी। इस पर बाकी ताना मारते हुए सवाल करता है जूनियर अली के साथ, जिसके जवाब में काजुई भी कुलसाने के लिए कहती है कि वो उसके बिना बहुत खुश थी। बाकी भी ताना मारते हुए जवाब देता है उसे भी ऐसा ही लग रहा था। ये सुनकर काजुई जोर से बाकी को किक मारते हुए कहती है वो बस मजाक कर रही थी। बाकी जोर जोर से हंसने लगता है। उसके लिए काजुई का खुश रहना ही जरूरी है, चाहे वो उसके साथ रहे या उसके बिना। इसका ये मतलब नहीं बाकी उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो आज भी चाहता है दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें। अब एक गली में कुछ गुंडे बाकी का वॉलेट छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो अब चाकू निकाल कर उसे मारने ही वाले होते हैं। बाकी की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देख उस गुंडे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हाथ का चाकू एक चाबी के छल्ले जितना छोटा हो गया है। तभी अचानक वहाँ कुरियागावा आ जाता है और उन गुंडों को कहता है अगर वो यहाँ टाइम पे नहीं आता तो आज वो टूटी हड्डियां और फूटे मुंह के साथ यहाँ से निकलते। और ये सुन वो गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में कुरियागावा बाकी को कहता है उसकी माँ का बदला लेने का वक्त आ गया है। बाकी बताता है इस बात को 5 साल हो गए हैं और वो एक ही सवाल बार बार खुद से पूछता है क्या वो उनसे सच में नफरत करता है, क्या उसे सच में अपनी माँ का बदला उनसे लेना चाहिए। कुरियागावा कंफ्यूज हो जाता है आखिर बाकी ये सवाल क्यों पूछ रहा है। बाकी बताता है उसकी माँ और माँ उसे बिल्कुल अलग थी। एमी आकेजावा की शादी एक बड़े अमीर परिवार में हुई और वो अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रही थी, पर एक दिन उसकी मुलाकात दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से हुई और उस दिन से सब कुछ बदल गया। उसने लोगों को मरता पीटता देख ये महसूस किया कि वो इसे देख के एंजॉय कर रही है और उसके अंदर की छुपी क्रूरता को यूजिरो हानमा ने पहली नजर में पहचान लिया। यूजिरो एमी को गले लगाता है और उससे एक बच्चे की मांग करता है। बाकी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी माँ की थी। उसने बाकी को टॉप लेवल के कोच, टॉप लेवल की ट्रेनिंग दी ताकि वो एक बेस्ट फाइटर बन पाए, लेकिन ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हानमा का प्यार जीतना था। उसे बाकी की परवाह नहीं थी। उसके लिए यूजिरो का प्यार माँ बेटे के प्यार से कई बढ़कर था और बाकी बस एक जरिया था जिससे वो अपने प्यार तक पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ यूजिरो ये चाहता था बाकी इतना ताकतवर बन जाए कि वो उसका मुकाबला कर पाए। यूजिरो एमी को चेतावनी देता है अगर बाकी उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो वो उसे भूल जाएगा और हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ लेगा। एमी को भी प्यार की जरूरत थी और वो अपने बेटे पे उसके कमजोर होने पर अपना सारा गुस्सा उतारती है। बाकी अपनी माँ से सवाल करता है अगर वो उसके पति को हरा दे तो क्या वो उसे प्यार करने लगेगी, क्योंकि बाकी भी अपनी माँ का प्यार चाहता था। बाकी कुरियागावा को बताता है वो मुश्किल से ही होश में था, पर उसने सब देखा कैसे यूजिरो ने उसकी माँ को कस की ताकत से गले लगाया, जिससे वो दर्द के मारे रोने लगी और ये आंसू खुशी के थे क्योंकि उसकी ख्वाहिश आखिर में पूरी हो गई। कुरियागावा दुखी होते हुए कहता है उसकी ख्वाहिश उसकी जिंदगी के साथ पूरी हो गई, लेकिन उसे अपनी माँ को खुश करने या अपने फादर की रिस्पेक्ट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना होगा। उसे ये फैसला करना होगा उसे असल में अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बाकी बताता है उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द अच्छे से याद हैं। उसके
फादर ने उसे इतनी जोर से पंच मारा था कि उसका सर जमीन में धंस गया। तब उसने देखा उसकी माँ दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ी हो गई और उसे कस के पंच मारा और उसे फाइट की चुनौती दी। और सब जानते हैं यूजिरो पे हाथ उठाना और उसे चुनौती देने का क्या नतीजा होगा। बाकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। वो सिर्फ बाकी के लिए लड़ी और उनके आखिरी शब्द उसे अच्छे से याद हैं और अब वो खुशी खुशी मर सकता है जो उन्होंने उसके लिए उस दिन करा। और इसी वजह से बाकी आज तक जिंदा है और उनके कहे शब्द उसे लड़ने की ताकत देते हैं। अब तक ये सारी बातें बाकी ने अपने मन के अंदर दबा के रखी थी, पर आज इन्हें कहकर उसका मन हल्का हो गया। बाकी को अब यह एहसास हो गया अपने फादर से आगे निकलना और उन्हें हराने का जज्बा उसे अपनी माँ की कुर्बानी की वजह से पैदा हुआ है। अब बिस्किट ओलिवा अपनी ताकत आजमाने के लिए यूजिरो को बुलाता है। ओलिवा उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन यूजिरो एक पंच में उसे सीधा दीवार में फेंक डालता है। ओलिवा अपने मसल की ताकत का यूज करता है लेकिन यूजिरो की ताकत के आगे वो सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता और हार जाता है। दूसरी तरफ जापान के प्राइम मिनिस्टर को ये समझ नहीं आ पाता बाप बेटे की सिंपल लड़ाई में देश के अप्रूवल की क्या जरूरत है। डिफेंस मिनिस्टर उसे समझाता है यूजिरो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है जिसे कोई नहीं रोक सकता। प्राइम मिनिस्टर समझ नहीं पाता आखिर एक आदमी से सब डर क्यों रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर बताता है यूजिरो पिछले प्राइम मिनिस्टर को मारने पहुंच गया था क्योंकि वो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। 100 से भी ज्यादा हथियारों से लैस पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं पाए और उस दिन उसने अकेले पूरे देश के सिस्टम को हिला डाला। प्राइम मिनिस्टर के सुनकर होश उड़ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी यूजिरो के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की है। दूसरी तरफ कैप्टन स्टेरिडम अपने साथियों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो मुए थाई फाइटर मार्क को लड़ने के लिए बुलाता है और उसको जान से मारने के लिए कहता है। मार्क जैसे ही उसको मारने के लिए बढ़ता है कैप्टन उसके नाजुक हिस्से में किक मार उसे ढेर कर डालता है। कैप्टन अब एक एक कर हर फाइटर को धूल चटाता है। वो उन्हें रियल फाइट और रिंग फाइट का अंतर समझाता है और बताता है उन्हें जंग में हर पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैप्टन अब लड़ाई से पहले की तैयारी कर रहा है और आज रात वो यूजिरो को चुनौती देने वाला है। अब पता चलता है असल में यूजिरो ने ही कैप्टन को ये कहा था अगर वो उसके साथ दोस्ती और रिश्ता कायम रखना चाहता है तो उसे हर साल उसे मारने की कोशिश करनी होगी। कैप्टन अब ओगर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और कहता है वो उसे इस बार जान से मार देगा। ये सुनकर यूजिरो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि हर साल कैप्टन बस ऐसे ही डायलॉग मारता है पर कुछ कर नहीं पाता। यूजिरो एक पंच मार के उसका हेड गार्ड हवा में उड़ा देता है और उसकी पूरी बॉडी का आर्मर टूटने लगता है। कैप्टन की तैयारी में पानी फट जाता है और वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ बाकी ट्रेनिंग कर रहा है और शैडो बॉक्सिंग की मदद से वो अपने फादर को इमेजिन करता है। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो पूरा शहर हिलने लगता है और पता चलता है बाकी बुरी तरह मार खाकर हार चुका है। अब तोकीगावा ये देख के चौंक जाता है। यूजिरो उसका हालचाल पूछने आया है। वो समझ नहीं पाता अचानक यूजिरो उसकी हेल्थ की फिक्र क्यों कर रहा है। तोकीगावा कहता है वो एक आदमखोर है, वो ना ही बाकी और ना ही देश में किसी की इज्जत करता है तो अचानक कैसे वो एक बूढ़े आदमी की तबीयत का हालचाल पूछने आ गया। वो बार बार यूजिरो को अपमानित करता है और यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। यूजिरो उसे शांत होने के लिए कहता है लेकिन तोकीगावा फिर भी उसकी बेइज्जती करता है। तभी अचानक तोकीगावा के मुंह से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। यूजिरो के पास एक खास ताकत है और वो किसी भी इंसान का कमजोर स्पॉट देख सकता है, चाहे वो एक कैंसर का सेल हो या दांतों की कैविटीज, और ये उन्हीं कमजोर स्पॉट्स पे वार करता है। यूजिरो पे कई शक्तिशाली हथियारों से हमला किया गया पर इसने हर हमले का डटकर सामना किया। चाहे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट या कोई मशीन, ये उन सबसे पहले किसी भी कमजोरी को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ रेत्सु बॉक्सिंग सीखने के लिए कोच से विनती करता है। वो अपनी ताकत का शो ऑफ कर वहाँ सभी के होश उड़ा देता है। आकियो मानियो नाम का बॉक्सर जो अब तक एक भी मैच नहीं हारा, ये जानकर यकीन नहीं करता कि रेत्सु ने एक पंच में पंचिंग बैग को फाड़ दिया है। अब अपनी ताकत आजमाने के लिए वो रेत्सु को लड़ने के लिए चुनौती देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और रेत्सु एक ही पंच में आकियो को नॉकआउट कर डालता है। वहीं तोकीगावा को होश आ चुका है और उसे पता चलता है उसकी बीमारी काफी फैल चुकी है। दूसरी तरफ कोच रेत्सु को बॉक्सिंग ग्लव पहनने के लिए कहता है क्योंकि उसका अगला प्रैक्टिस मैच एक बहुत लंबे एक्स मिलिट्री बॉक्सर के साथ है जो अब तक 9 मैचेस में से 8 मैचेस में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर चुका है। अब मैच शुरू होता है और उस बॉक्सर का एक पंच खाकर रेत्सु सीधा रिंग के कोने में जा गिरता है। रेत्सु भाप लेता है कि उसके अपोनेंट की स्पीड और ताकत लाजवाब है लेकिन उसकी ग्रिप काफी कमजोर है। रेत्सु अपना सर उसके पंच में दे मारता है जिससे उसके अपोनेंट की हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। रेत्सु यहाँ नहीं रुकता और अपना पोज बदल के एक पंच मार के उसके ह्यूमरस को तोड़ डालता है। अब एक रेस्टोरेंट में कैप्टन यूजिरो को बताता है बाकी उससे मिलना चाहता है और उसकी एक अजीब सी ख्वाहिश है। बाकी की ख्वाहिश सुन यूजिरो पूरी तरह दिल मिला जाता है। बाकी कैप्टन से इतनी मांग करता है कि वो अपने फादर के साथ खाना खाना चाहता है। कैप्टन उसे समझाता है यूजिरो कभी भी उसके साथ बैठकर एक ही टेबल में खाना नहीं खाएगा और ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी चाहता है उसके फादर उसके लिए राइस कुक करें, मिशो सूप बनाएं और वो एक साथ टेबल में बैठ खाना खाएं और खूब सारी बातें करें और खाने की कमियां निकालें। लेकिन बाकी को पता है ये सुन के उसके फादर ये कहेंगे उसकी सोच से उन्हें नफरत है और वो उसे इतना मारेंगे कि उसकी अकल एक दिन में ठिकाने आ जाएगी। और इसी तरह उनकी
बहस और बढ़ जाएगी। कैप्टन बाकी को समझाता है ऐसी बहस हर घर में होती है, पर उसका फादर औरों जैसा नहीं है और वैसे भी उन दोनों में दूरी काफी बढ़ चुकी है। बाकी कहता है हर बार वो ही अपने लिए राइस कुक करता है, कभी ना कभी उसके फादर को पहले पहल करनी होगी और उसके लिए एक बार राइस कुक करना होगा। ये सारी बात सुनने के बाद यूजिरो वहाँ से भटकते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर यूएसए के मिनिस्टर को इस बात पे जोर देते हैं कि वो यूजिरो के खिलाफ बगावत करें और वो बाप बेटे के बीच होने वाली लड़ाई का फायदा उठाना चाहते हैं। ओबामा अब सबके सामने डिगे मारते हुए ये कहता है कि उसने यूजिरो को मजबूर किया था कि वो इस कोयले को डस्ट में बदल दे। तभी अचानक यूजिरो वहाँ आके सब सुन लेता है। ओबामा के पसीने छूटने लगते हैं। यूजिरो कोयले के जार को डस्ट बनाकर ओबामा के हाथ में क्रॉस बना देता है और उसे वापस से अपनी ली गई शपथ को दोहराने के लिए कहता है। ओबामा डरते हुए ऐसा ही करता है। यूजिरो वहाँ सभी मिनिस्टर को डराते हुए ये कहता है कि वो बाप बेटे के बीच के मसले में ना आए और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भी पता है उनका क्या हाल होगा। इतना कहकर यूजिरो वहाँ से चला जाता है। अब एक मशहूर प्रमोटर राइजर रेत्सु से मिलने आया है। वो रेत्सु से गुजारिश करता है कि वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाए। रेत्सु पुराने ग्लव्स को पहनकर अपनी फोर्स से उसे फाड़ देता है। सारे बॉक्सर ये देख चौंक जाते हैं और काइजर इससे इम्प्रेस हो जाता है। काइजर उसे ऑफर देता है कि वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है और उसे एक से बढ़कर एक वॉरियर मिलेंगे जो उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। रेत्सु उसकी बात मान जाता है और अपने कोच को लेके यूएसए रवाना हो जाता है। बाकी अब एक इंटेंस वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन मील कुक करता है। अब खाने के बाद वो बड़बड़ाता है कि नमक थोड़ा ज्यादा है और पता चलता है बाकी अपने फादर को इमेजिन करके उनसे बात कर रहा है। बाकी ऐसे ही रोज अपने फादर को इमेजिन करता था कि जब वो आपस में मील शेयर करेंगे तो क्या बातें करेंगे। बाकी उनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया। तभी दोनों के बीच बहस चढ़ जाती है और यूजिरो गुस्से में टेबल को पलटा देता है। बाकी अब एक कॉकरोच के साथ ट्रेनिंग करता है क्योंकि उसके अल्ट्रा स्पीड की शुरुआत हमेशा मैक्सिमम स्पीड से होती है। अब बाकी की बॉडी अब लिक्विड बनने लगती है और वो अपना नया मूव सीख लेता है। रेत्सु को यूएसए की चकाचौंध बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि यहाँ हर एक चीज नकली है, जैसे नकली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नकली एलिफेंट टावर और नकली पिरामिड। काइजर बताता है यहाँ सिर्फ पैसों की भाषा चलती है और यहाँ हर कोई दिखावे पे जीता है। अब वो उसे रिंग में ले जाता है जहाँ वो ये अनाउंस करता है कि उनकी बॉक्सिंग को चुनौती देने 4000 साल पुरानी मार्शल आर्ट्स का योद्धा सीकिंग रेत्सु आया है। रेत्सु का पहला मैच फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एंड्रे वालिव के साथ है जिसने अब तक 31 बॉक्सर को नॉकआउट किया है। वालिव रेत्सु से लड़ने के लिए बेताब है क्योंकि वो पहली बार ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसका फाइटिंग स्टाइल समझना बहुत मुश्किल है और उसे इस बात का भरोसा था कि वो आज इसके मूव को समझकर इसकी हड्डी पसली एक कर देगा। मैच शुरू होते ही वालिव रेत्सु पर अटैक करने के लिए बढ़ता है पर रेत्सु चंद सेकंड में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर डालता है। अब रिपोर्टर रेत्सु से सवाल करते हैं कैसे उसने वालिव के चेहरे को सिर्फ टच करके थोड़ा पुश करके ही उसका सर हिला दिया। रेत्सु समझाता है ये मुसेनकाई है जिसे 9 इंच पंच भी कहा जाता है और जैसा उसने पहले कहा था बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है और वो यहाँ अपने स्किल्स दिखाने आया है। इस मैच के बाद रेत्सु रातों रात यूएसए में फेमस हो जाता है और काइजर उसके जीतने पर $2 मिलियन उसके सामने रख देता है। रेत्सु ये देख के भड़क जाता है कि काइजर ने उसके पैसों के पास अपने पैर रखे हैं। वो तुरंत ही एक किक मार के उसका चश्मा तोड़ देता है और उसे पैसों की इज्जत करने के लिए कहता है। रेत्सु उसे धमकाता है कि वो पैसों को केस में रख के उसे पकड़ाए नहीं तो वो उसके हाथ पांव तोड़ डालेगा। काइजर डर के मारे ऐसा ही करता है और उसे इज्जत के साथ पैसे पकड़ाता है। दूसरी तरफ बाकी कॉफी बना रहा है तभी अचानक उसके बाल उड़ने लगते हैं और उसे दूर से ही आवाज हो जाता है कि उसके फादर उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसके फादर यूजिरो हानमा उसके सामने बैठे होते हैं। बाकी उनका स्वागत कर उन्हें कॉफी ऑफर करता है। बाकी कहता है कि उनके बीच सचमुच कनेक्शन है इसलिए उसे पता था कि आज वो यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए उसने पहले ही 2 कॉफी तैयार करके रखी थी। बाकी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके फादर सचमुच में उसकी बनाई कॉफी पी रहे हैं। यूजिरो बाकी को कहता है वो यही चाहता था ना कि वो उसके साथ एक टेबल पे बैठे। बाकी का सपना आखिरकार सच हो रहा था और वो अब सोच रहा था क्या वो उनके ऊपर टेबल पलट डाले। यूजिरो अब सवाल करता है क्या उसे अपने फादर से डर लगता है, जिसके जवाब में बाकी कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा एक पल भी नहीं है जब उसे अपने महान फादर यूजिरो हानमा से डर न लगा हो। बाकी कहता है उसे डर लगता है, वो घबरा भी जाता है, वो उन्हें बहुत मानता भी है और इज्जत भी करता है, लेकिन इन सब के बावजूद उसे उनसे सख्त नफरत है। यूजिरो ये सब सुन सवाल करता है अगर वो उससे इतनी नफरत करता है तो उसका खात्मा क्यों नहीं कर देता। बाकी बताता है वो उन्हें मारना नहीं चाहता, वो बाप बेटे हैं, लड़ने के लिए दिन और समय तय करना, ट्रेनिंग करना कौन से बाप बेटे ऐसा असल में करते हैं। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो हर बाप बेटे की तरह साथ रहे और शायद एक दिन उनका झगड़ा भी होगा और वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और शायद तब दोनों के बीच फाइट भी शुरू हो जाए और दोनों के अंदर जो नफरत दबी हुई है वो अचानक फट के बाहर आ जाए। यूजिरो समझ जाता है बाकी क्या कहना चाहता है और अगर वो चाहता है ऐसा हो तो क्यों ना वो आज ही ऐसा कर डाले। बाकी चौंक जाता है ऐसा होने वाला है।
यूजिरो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसे इतनी घटिया कॉफी पिलाई। बाकी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके फादर यही चीज कर रहे हैं, एक छोटी सी बात पे बहस ताकि उनकी लड़ाई हो जाए। बाकी ये कहते हुए तुरंत अपने फादर से माफी मांगता है कि वो इतनी दूर से उससे मिलने आए हैं और उसने इतनी बेकार सी कॉफी उनके सामने रख दी। ये देख यूजिरो की बोलती बंद हो जाती है। बाकी कहता है वो जानता है उसके फादर नाटक कर रहे हैं, भला कोई एक कॉफी के लिए कौन लड़ता है, एक बहस होने के लिए बड़े मुद्दे का होना जरूरी है, और वैसे भी अगर कॉफी इतनी बेकार होती तो वो 2 घूंट में उसको नहीं घटक जाते। अब यूजिरो बताता है वो उसे अब तक समझ नहीं पाया है, परिवार के साथ बैठने और एक साथ खाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बाकी अपने फादर से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए कॉफी बनाए। वो उन्हें उकसाते हुए कहता है एक बेटा अपने बाप के हाथ की बनाई कॉफी भी नहीं पी सकता। यूजिरो खड़ा हो जाता है और एक डरावनी लुक के साथ जवाब देता है कि यूजिरो हानमा उसे कॉफी जरूर पिलाएगा। वो टेबल को उठा लेता है और कहता है कि अगर उसे यूजिरो हानमा के हाथ की कॉफी पीनी है तो उसे जबरदस्ती बनवानी पड़ेगी। अब वो टेबल को बीच से तोड़ते हुए कहता है कि उसे यूजिरो हानमा के गले को कसकर पकड़ उसे कॉफी बनवानी पड़ेगी, और अगर वो मना करे तो उसे इतना मारना कि वो मजबूर होकर उसके लिए कॉफी बना दे। अगर उसके हाथ की कॉफी पीनी है तो उसे इतनी ताकत का यूज करना होगा जैसे वो एक पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हो, और अगर बाकी ने ऐसा कर दिया तो वो उसके लिए राइस भी बना देगा। इतना कहकर यूजिरो वहां से निकल जाता है। बाकी अंदर से खुश हो जाता है कि ये तो बहुत आसान है, और वो अंदर ही अंदर अच्छा महसूस करने लगता है। बाकी भागते हुए जाता है और अपने फादर को रुकने के लिए कहता है। वो उन्हें उकसाते हुए कहता है कि घर के दरवाजे को इस तरह पटक कर मत जाया करो। यूजिरो इवल मुस्कान के साथ कहता है कि वो अगली बार इस बात का ध्यान रखेगा। उस वक्त बाकी के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो अपने फादर को अभी इधर बुलाकर ठीक से दरवाजे को बंद करने के लिए कहे, पर ऐसा करने से बात बिगड़ सकती थी, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ कुरेहा टोकिगावा को बताता है कि उसे इलाज की सख्त जरूरत है क्योंकि उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन टोकिगावा इलाज से इनकार कर देता है। अब रास्ते में अचानक चिहारू शिवा बाकी का रास्ता रोक उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। चिहारू अब बाकी पे हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बाकी एक पंच में उसे नीचे गिरा देता है। असल में हानियामा ने चिराहू को ऑर्डर दिया था कि वो बाकी से जाकर लड़े। चिहारू वापस खड़ा होता है और कहता है कि कहने के लिए तो बाकी दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर है, पर वो तो एक नाजुक कली निकला। बाकी चिहारू को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर वो उस पर दोबारा हमला करेगा तो इस बार वो उसके साथ नरमी से पेश नहीं आएगा। चिहारू फिर से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बाकी उसके मुंह को पकड़ उसे फेंक डालता है। चिहारू को कोई अंदाजा नहीं वो उसके सामने कितनी देर तक टिक पाएगा, लेकिन वो एक बार फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और दोबारा मार खाता है। अब चिहारू अपने फ्लैशबैक को याद करता है कि हानियामा ने ये बात कही थी कि वो बाकी से लड़ने के लिए काबिल है। दूसरी ओर काइजर रेत्सु को 36 साल के बॉक्सर जो क्रूजर के बारे में बताता है, जो पिछले कई सालों में एक भी मैच नहीं हारा है। वहीं मोहम्मद अली भी रेत्सु से मिलने आता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे स्मोकिंग जो से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि उसने कभी धुएं से फाइट नहीं की है। अब रेत्सु को समझ नहीं आता न जाने क्यों स्मोकिंग जो को देख उसे डर क्यों महसूस हो रहा है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और स्मोकिंग जो के पंच को डिफेंड करने के बाद भी रेत्सु की बॉडी को दर्द महसूस होता है। अब दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और रेत्सु सीधा नीचे गिर जाता है। रेत्सु को समझ नहीं आता उसने उसे अपरकट मारा था और उसी समय स्मोकिंग जो ने उसे हुक मारा तो उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। रेत्सु ने अपनी ट्रेनिंग के समय कई बार ग्लव्स का यूज किया है, लेकिन उसने पहली बार उसकी ताकत को महसूस किया है। ग्लव्स पहनने से इंसान दर्द से बच जाता है, लेकिन ग्लव्स के भारी वजन से जितना नुकसान ब्रेन को होता है वो सिर्फ हाथों के मारने से भी नहीं होता। रेत्सु को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़े हाथों से उसके दिमाग को हिला रहा है। न तो बाकी और न ही पिकल उसके दिमाग को इस तरह हिला पाया है। रेत्सु को एहसास होता है कि ग्लव्स एक हथियार की तरह काम करते हैं और यही है बॉक्सिंग की असल ताकत। अब रेफरी की काउंटिंग के बीच रेत्सु किसी तरह खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ चिहारू बाकी को लड़काने उसके घर पहुंच जाता है। बाकी उससे सवाल करता है कि वो क्यों उससे लड़ना चाहता है, जिसके जवाब में चिहारू कहता है वो उसकी प्रैक्टिस करवाने आया है। चिहारू जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बाकी एक चाटे में उसे नीचे गिरा डालता है। बाकी कहता है वो कमजोर है और वो अब उससे नहीं लड़ेगा। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। चिहारू दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। बाकी को पता चल जाता है कि वो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। वो जैसे ही अपने शू पहन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक से जोरदार पंच दरवाजा तोड़ते हुए बाकी के चेहरे पे जा लगता है। असल में चिहारू के कान इतने तेज हैं कि उसने बाकी के कदमों की आवाज से पता लगा लिया कि उसने जूते आधे पहने हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर वो बाकी को पेल डालता है। चिहारू अब घर के अंदर घुस जाता है और नाजुक कली को पकड़कर सीधा घर के बाहर फेंक डालता है। बाकी को एहसास हो जाता है कि चिहारू के पास लड़ने की टेक्निक नहीं है, पर उसके अंदर खूब सारी ताकत है। असल में उसके लड़ने की टेक्निक बहुत ही अलग है। दूसरी तरफ रेत्सु को अपने आसपास की हर जगह हिलते हुए दिखाई देती है और वो किसी
किसी तरह अपने अपोनेंट के वार से खुद को बचा लेता है। अब रेत्सु को याद आता है कि उसने ट्रेनिंग के दौरान ऐसा महसूस किया था। उसके मास्टर उसे टोफू का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं जब कटोरे को बाहर से मारा जाए तो उसके अंदर का टोफू जोरों से हिलने लगता है। वैसा ही कुछ दिमाग के साथ होता है, जब उसे बाहर से जोर से पंच किया जाए तो वो जोरों से हिलने लगता है। रेत्सु के साथ ऐसा ही हुआ था। वो अपने लड़ने का पोज बदल लेता है और उसके हर हमले को डॉज करने लगता है। स्मोकिंग जो फिर भी अपने लड़ने का तरीका नहीं बदलता और उस पे लगातार पंचेस मारता जाता है। चिहारू अपर कट मारने का दिखावा करता है, पर वो असल में अपर कट ही मारता है क्योंकि उसके लड़ने का स्टाइल और रूल्स दोनों अलग हैं। ये लड़ाई बाकी के मार्शल आर्ट्स की तरह नहीं है जहाँ एक के गिरने पर दूसरे की जीत हो। दोनों की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कोई एक हार न मान ले। चिहारू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो वापस बाकी से लड़ने पहुंच जाता है। बाकी उसे एक जोरदार पंच मार के उसका शुक्रिया करता है कि उसने आज उसे बहुत कुछ सिखाया है। अब वो चिहारू के स्टाइल से लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही चिहारू उस पे पंच मारने के लिए बढ़ता है, बाकी अपना सर उसके पंच में जोर से पटक उसके हाथ की उंगलियां तोड़ डालता है। चिहारू अब किक से उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन बाकी उसके अटैक को पूरी तरह रिलीज होने से पहले ही अपना सर उसके किक में पटक डालता है और उसकी लोहे जैसी हड्डियां एक बार में ही टूट जाती हैं। बाकी ये देख हैरान हो जाता है कि हड्डी टूटने के बाद भी वो अभी भी सीधा खड़ा है। चिहारू हमेशा अपने अपोनेंट को उसकी कमजोरी से हराता है। वो बाकी को कहता है उसे पता है वो किस बॉडी पार्ट को निशाना लगाने वाला है। अब दोनों एक दूसरे को एक ही टेक्निक से हराने की कोशिश में है। इस टेक्निक में कमजोर हिस्से काम आते हैं और चिहारू अपने कमजोर हिस्सों को अपना हथियार बना लेता है। हमारे चेहरे पे नाक, गाल, होठ जैसी मुलायम चीजें हैं और इन्हीं पर वो अपने अपोनेंट को मारने देता है। यही है उसकी सबसे बड़ी चाल। वो अपने कमजोर हिस्से को आगे कर लेता है ताकि सामने वाले का हाथ टूट जाए। अगर उसके जख्मी हाथ पर कोई जोर से हमला करता है तो वो उसे रोकता नहीं है, बल्कि उसे तब तक मारने देता है जब तक उसका मन न भर जाए। अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाना चिहारू शिवा की असल टेक्निक है। बाकी उसे कहता है कि वो अब उसकी आंखों पे हमला कर कर दिखाए। बाकी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और इससे पहले चिहारू अपनी मुट्ठी बंद कर पाता, बाकी अपनी आंखों से उसकी उंगलियां तोड़ डालता है। वहीं रेत्सु पंच खाने के बाद रिंग के एक कोने में गिर जाता है। रेत्सु को काकू की कही सीख याद आती है कि अगर किसी हिलती चीज को रोकना है तो उसे उसके साथ हिलना होगा। रेत्सु काउंटडाउन होने से पहले खड़ा उठता है। वो अपने कोच से सलाह मांगता है कि उसे क्या करना चाहिए। कोच उसे सलाह देता है उसे अपनी पूरी जान लगानी होगी। ये बात सुन रेत्सु जोश से भर जाता है और स्मोकिंग जो को पंच मार घुटनों में बैठा देता है। स्मोकिंग जो वापस खड़ा होता है और रेत्सु एक बॉक्सर की तरह उसका डट कर मुकाबला करता है। वो रिंग के ऊपर से कूद गोल घूमते हुए उसको पंच मार के गिरा देता है। रेत्सु अब लगातार उसको पंच करता है, लेकिन स्मोकिंग जो के काउंटर अटैक के सामने वो नहीं टिक पाता। रेत्सु अब अपने आखिरी मूव का यूज करने का फैसला करता है और स्मोकिंग जो के फिल्ट्रम में वार कर ये मैच जीत जाता है। बाकी अब आइस पैक लगा के लेटा हुआ है। तभी वो खड़ा होता है और अपने गुरु को झुक के शुक्रिया कहता है। वहीं चिहारू हानियामा को सारी बात बताता है कि कैसे बाकी ने अपनी आंखों से उसकी उंगलियों को तोड़ डाला। अब यूजुरो कैप्टन को ये कहता है कि वो जल्द ही बाकी से लड़ना चाहता है। कैप्टन ओगर को समझाने की कोशिश करता है कि उनका बेटा उससे खाना बनवाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर यूजुरो बताता है कि वो हमेशा जंग के मैदान में अकेला ही रहा है और खाना बनाना प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन ये जानकर हैरान हो जाता है कि यूजुरो खाना बना सकता है। यूजुरो बताता है बाप बेटे के बीच ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ बेटा ही खाना बनाए, जिस पर कैप्टन जवाब देता है कि प्रकृति के नियम के अनुसार बाप बेटे हमेशा साथ रहते हैं। पर ऐसी बातें यूजुरो के मुंह से सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ओगर अब इतने में ही ओगर उसकी सिगार को आधा कर उसे रोक देता है। वो कैप्टन को कहता है कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा है कि वो अपने बेटे के साथ नरमी से पेश आ रहा है। कैप्टन डरते हुए कहता है कि ओगर तो अब पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। वहीं बाकी तोकीगावा से विनती करता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि बाप बेटे की लड़ाई में कोई भी आम नागरिक मारा ना जाए। दूसरी तरफ डोबो यूजुरो से ये बात जानकर चौंक जाता है कि उसे अपने बेटे से प्यार हो गया है। यूजुरो बताता है वो दिन आखिरकार आ गया है जब उसका बोया हुआ बीज पूरी तरह से चुनौती देने और लड़ने के काबिल हो गया है। अब डोबो को समझ आ जाता है कि वो इस प्यार की बात कर रहा था। यूजुरो बताता है वो पूरा दिन बाकी के बारे में सोचता है। वो कोई भी काम करने बैठता है तो उसे उसका ही ख्याल आता है और उसे आजकल एक सपना बहुत आता है जिसमें बाकी उसे हरा देता है। डोबो उसे पूछता है क्या उसे सच में ऐसा लगता है बाकी उसे हरा सकता है, जिसके जवाब में यूजुरो हंसते हुए कहता है कि उसे सपना इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो सच नहीं हो सकता। अब खाना बनाते वक्त बाकी को आभास हो जाता है कि उसके फादर घर की तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत खाना बनाकर टेबल में सजा देता है। जैसे ही उसके फादर घर में घुसते हैं वो उनका स्वागत करता है। अब बाकी ये देख के चौंक जाता है कि उसके फादर खाना शुरू करने से पहले अपना सर झुका रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है आखिर उसके फादर ने किसके लिए सर झुकाया है, खाना खाने के लिए या फिर ऊपर वाले के लिए या किसानों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं। पर वो तुरंत समझ आता है कि उन्होंने सर उसके आगे झुकाया है। अब यूजुरो डांटते हुए कहता
है ये अच्छा नहीं है। उसका ध्यान खाते समय सिर्फ खाने पर होना चाहिए। जो वो खा रहा है उसे वो देखे और उस खाने की इज्जत करे। बाकी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने फादर को कभी इतने अच्छे से बात करते नहीं सुना। वो सोच में पड़ जाता है कि पूरी जिंदगी वो उनसे नफरत करता रहा, खुद पर मेहनत की ताकि वो उनसे बेहतर बन पाए, पर आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उस आदमी को जानता ही नहीं है। जो भी अब तक उसने अपने फादर के बारे में सोचा क्या वो गलत था। बाकी यूजिरो को बताता है उसे आजकल सीवीड बहुत पसंद आने लगा है, इसलिए वो ये कैन वाला ही लेके आता है। यूजिरो बताता है इनमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग और बहुत सारे हानिकारक केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ हेल्थी चीजें ही खाए, क्योंकि उसे हर जगह हेल्थी खाना नहीं मिलेगा। उसे अनहेल्थी खाने की भी आदत डालनी सीखनी चाहिए। अपने शरीर को दोनों चीजों के लिए ढालना चाहिए ताकि वो हर चीज को हजम कर सके और उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सब बात सुन बाकी सोच में पड़ जाता है कि इससे पहले उसके फादर ने न्यूट्रिशन के बारे में उसे कभी ज्ञान नहीं दिया और उनका ये रूप वो पहली बार देख रहा है। उनके चॉपस्टिक पकड़ने का अंदाज भी परफेक्ट है और उनके टेबल मैनर्स देख बाकी को खुद पे शर्म आने लगती है और उसे अपने फादर पे गर्व होने लगता है। इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने फादर से पूछता है क्या वो आज के बर्तन धो सकते हैं। अब बाकी एक बार दोबारा पूछता है क्या वो बर्तन धो सकते हैं, जिसके जवाब में यूजिरो कहता है अगर वो उसे रॉक पेपर सीजर में हरा देगा तो वो सारे बर्तन धो डालेगा। अब गेम के रूल के अनुसार देखा जाए तो बाकी ये गेम जीत जाता है, पर ताकत के मुताबिक यूजिरो की सीजर बाकी के स्टोन को काट डालती है और बाकी मुंह फुलाते हुए बर्तन धोने लगता है। अब जाने से पहले यूजिरो बाकी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। बाकी अब बड़े से होटल में पहुंच नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने जगह के हिसाब से गलत कपड़े पहन लिए हैं। अब वो ये देख चौंक जाता है कि आज उसके फादर ने फॉर्मल सूट पहना है। यूजिरो डांटते हुए बाकी को समझाता है जब भी उसे किसी बड़े होटल में जाना हो तो उसे एक सूट जरूर पहनना चाहिए। वो 18 साल का हो गया है फिर भी उसे इतनी अकल नहीं आई है। बाकी माफी मांगते हुए कहता है उसे ये सब सिखाने के लिए कोई नहीं था, जिस पर यूजिरो भड़क जाता है कि वो उसे ताना मार रहा है। बाकी कहता है उसे लोगों से अच्छी तरह बात करना, अच्छे से पेश आना, कॉम्प्लीमेंट्स देना और सही तौर तरीके, उसे ये सारी चीजें कभी सिखाई नहीं गई। इसके बजाय ताकतवर बनना है, बॉडी बनानी है। यूजिरो हानमा ने किसी न किसी के हाथों बस अपने प्यारे बेटे के लिए यही मैसेज भिजवाया और कुछ नहीं। यूजिरो अपने गुस्से को काबू करते हुए बाकी को बैठने के लिए कहता है। बाकी आज बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर के साथ बाहर खाना खाने आया है। वो आज पहली बार टेबल्स मैनर्स भी सीख रहा है। अब डिनर खत्म होने के बाद बाकी यूजिरो से ये सच जानना चाहता है कि आखिर क्यों उन्होंने उसकी मॉम को मार डाला। यूजिरो भड़क जाता है और कहता है वो अपनी हद पार कर रहा है। बाकी अपनी माँ का बेटा है और उसे ये सच जानने का पूरा हक है। बाकी बार बार ये सवाल पूछ उन्हें उकसाता है और फिर यूजिरो का कॉलर पकड़ उसे सच उगलने के लिए फोर्स करता है। बाकी अब यूजिरो के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसकी ताकत के कारण शीशों में दरारें आने लगती हैं और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। यूजिरो फ्लोर पे जोर से पैर मारता है जिस कारण बाकी घूमते हुए चेयर में जा गिरता है। यूजिरो कहता है उसने उस पर हाथ उठाया है और इसका अंजाम वो अच्छे से जानता है। बाकी हंसते हुए कहता है इसे हाथ उठाना कहते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं ये एक मामूली हरकत थी, वैसे भी आप कौन सा डर के मारे सच उगलने वाले हैं। यूजिरो कहता है उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है और उसने सुना है वो लड़ाई से पीछे हट रहा है, जिस पर बाकी सवाल करता है क्या वो चाहते हैं कि वो पीछे हटे, जिसके जवाब में यूजिरो मना करते हुए कहता है वो उससे लड़ना चाहता है। अब यूजिरो चिल्लाते हुए बाकी को सावधान होने के लिए कहता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। पिछले 4 सालों से बाकी को इस लड़ाई का इंतजार था, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ वो खुद भी नहीं जानता। वो पीछे हटना चाहता है, भागना चाहता है, कहीं छुपना चाहता है। अपने फादर के सावधान कहते ही वो चुपचाप सीधा खड़ा हो गया और जैसे ही वो उसके पास आए बाकी ने भागने की कोशिश करी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार अपमान का क्षण आ गया और उसके फादर ने जोर का तमाचा उसके पीछे जड़ डाला और वो उड़ते हुए खिड़की से बाहर चला गया। उसने किसी तरह खुद को बचा लिया और उसे तुरंत एहसास हुआ उसके फादर पूरी तरह एक अलग ही लेवल में है। यूजिरो बाकी का हाथ पकड़ लेता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उसके हाथ की है जिसने उसके बाप का गिरबान पकड़ा। वो जैसे ही उसके हाथ को चाटा मारने वाला होता है बाकी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। बाकी को नालायक औलाद कहते हुए यूजिरो उसे एक जोर की किक मारता है और वो उड़ते हुए दीवार के पार चला जाता है। बाकी को समझ आ गया उसके फादर उससे फाइट नहीं कर रहे बल्कि उसे सजा दे रहे हैं। यूजिरो वहाँ मौजूद सब लोगों से माफी मांगते हुए कहता है उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, पर अपने बेटे को सजा देना बहुत जरूरी है। वो बाकी का मुंह पकड़ कहता है वो उसे डिसिप्लिन सिखा रहा है। बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, जितना भी सुधारना चाहो उतना ही बिगड़ता रहता है। बाप बेटे से आगे निकलना चाहता है पर उसका बाप भी कभी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि बाप बाप होता है। यूजिरो बाकी को लेके कूद जाता है और लग्जरी कार के ऊपर इस तरह लैंड करता है जैसे वो कोई तकिया हो। यूजिरो कहता है उसने उसके साथ खाना खाया है, चाय भी पी है और अब लड़ने का समय है। बाकी उनसे मदद
मदद मांगता है कि वो उठ नहीं पा रहा है। यूजिरो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और बाकी उनका हाथ पकड़ सीधा थप्पड़ जड़ देता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने किसी विशाल पत्थर को छुआ हो। यूजिरो बुरी तरह भड़क जाता है और उसे नालायक औलाद कहते हुए पीट डालता है। सारे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर यूजिरो के ऑरा के सामने वो सीधा दुम दबा के भाग जाते हैं। वो बाकी को कहता है वो बच्चों की तरह लड़ रहा है, इतने प्यार से उन पे हाथ उठाने की उसने हिम्मत कैसे करी। यूजिरो उसके गाल खींचते हुए पूछता है वो पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ प्यार से पेश आने की। जिसके जवाब में बाकी कहता है वो उन पे कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेगा क्योंकि ये बस बाप बेटे के बीच एक छोटी सी लड़ाई है। यूजिरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और वो बाकी को उसकी असली जगह याद दिला देता है। अब यूजिरो अपनी वेब स्ट्राइक से उस पर वार करता है और पहली बार काउंटर अटैक करने के बजाय बाकी दर्द से चिल्लाने लगता है। उसने मजबूत शरीर को हासिल तो कर लिया पर इस दर्द से बचने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। ऐसा दर्द स्टील के चाबुक मारने पे होता है। यूजिरो का टारगेट इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा स्किन था जिसके लिए कोई भी डिफेंस नहीं बना। अब बाकी भी वेब स्ट्राइक से यूजिरो को नानी याद दिलाने की कोशिश करता है पर उसकी आंखें ये देख के खुली की खुली रह जाती है। यूजिरो की पूरी बॉडी की नसें बाहर आ गई हैं और वो सीधा खड़ा है। असल में उसने वेब स्ट्राइक से हुए दर्द को अपनी पूरी बॉडी में फैला दिया। उसकी आंखें बाहर आ गई, उसने अपनी दांत जकड़ लिए, उसने अपनी हर बॉडी के हिस्से और मसल को पूरी तरह टाइट कर दिया। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो उसने अपने मसल फाइबर्स को एक साथ फ्लेक्स कर उसमें टेंशन पैदा की और एक साथ पूरी बॉडी को टाइट करने के कारण स्किन का दर्द गायब हो गया और कुछ देर में यूजिरो नॉर्मल हो गया। अब बाकी पहली बार सीरियस पोज में लड़ने के लिए तैयार होता है। टोकिगावा वहां आकर उसे ये बताता है कि उसने मिलिट्री को कहकर होटल और आसपास के घरों को खाली करा दिया है, इसलिए अब उनकी लड़ाई से किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब यूजिरो से रहा नहीं जाता और वो बाकी को कहता है एक बाप अपने बेटे की असली ताकत देखना चाहता है तो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। अब बाकी अपने गुरु से सीखे गए मूव का यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को पिघलाने लगता है, यहाँ तक कि अपने सेल्स को भी। बाकी के दिमाग में उसका शरीर पिघलने लगा था, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके मसल फाइबर्स पिघलने लगे थे, उसकी बॉडी लिक्विड में बदल के भाप बन जाती है और बाकी मैक्सिमम स्पीड हासिल कर लेता है जिसे सिर्फ कॉकरोचेस ही हासिल कर सकते हैं। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपने फादर पे वार करता है जिसे कॉकरोच टैकल भी कहा जाता है। बाकी एक के बाद एक किक मारता जाता है और यूजिरो कई दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है। यूजिरो उसके मूव से इम्प्रेस होता है कि वो इतनी पावर कैसे पैदा कर पा रहा है। वो कहता है उसने काफी अच्छा गुरु चुना है। यूजिरो बाकी को सीधा बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। वो बाहर आके ये देख चौंक जाता है कि बाहर सैकड़ों की भीड़ खड़ी है जो कि यूजिरो को देख एक्साइटेड हो जाती है। बाकी जैसे ही गिर के खड़ा होता है वो जनता के शोर से चौंक जाता है जो कि उसके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। असल में पूरी दुनिया को न्यूज के द्वारा ये खबर मिली थी। घरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स, हर जगह ये खबर फैल चुकी थी। जिस लड़ाई का सबको इंतजार था आज वो शुरू हो गई। ट्रेन में, स्कूटर में भागकर वो सभी समय पर वहां पहुंचने के लिए निकल पड़े और जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने बाप बेटे की लड़ाई देखने के लिए पीओवी स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कर लिया। यूजिरो वैसे तो हर चीज पर रख लेता है पर इसका अंदाजा तो उसे भी नहीं था। होटल से लेके मेट्रो तक हर जगह भारी भीड़ जमा हो गई पर लोगों का आना कम नहीं हो रहा था। यूजिरो बाकी को कहता है वो यहाँ से चले जाए, आज वो लड़ना नहीं चाहता। बाकी उसे उकसाते हुए कहता है कहीं वो इसलिए तो नहीं डर रहे कि वो उन्हें सबके सामने पीट डालेगा। बाकी यूजिरो पे 3 बार हमला करता है पर वो हमला इतना तेज था वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ नहीं दिखता। अब डोपो भी वहाँ लड़ाई देखने पहुंच जाता है। अब बाकी अपनी बॉडी को पिघला कर दोबारा हमला करता है पर इस बार यूजिरो अपनी जगह से नहीं हिलता। वो कहता है उसे ये याद रखना चाहिए कि यूजिरो के खिलाफ एक मूव 2 बार नहीं चलता। वो बाकी के चेहरे पे जोरदार वार कर उसे दूर फेंक डालता है। अब बाकी की आंखों से पानी बहने लगता है। यूजिरो बाकी को बेरहमी से मारने लगता है और जनता ये देख पूरी तरह घबरा जाती है। बाकी किसी तरह फिर से खड़ा होता है और यूजिरो पे लगातार किक्स मारने लगता है। डोपो उसके लिए बहुत खुश होता है क्योंकि यूजिरो अपने बेटे के साथ खेल रहा है और बाकी को भी तब तक खेलना चाहिए जब तक उसका मन न भरे। उसने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसे अपने बेटे के साथ इतना खेलना पसंद हो। अब बाकी को अचानक एहसास होता है उसका दोस्त यहाँ मौजूद है और वो ऊपर से उसे देख रहा है। बाकी अब ऐसे जानवर का पोज लेता है जो टी-रेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आता। वहीं पिकल अपनी तेज आंखों का फायदा उठाकर बाप बेटे की लड़ाई को देख रहा है। बाकी के मूवमेंट्स अचानक अलग लगने लगे थे। उसके पाँव जमीन पर रखते ही वजन महसूस हो रहा था। आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी और वहाँ सभी लोगों को ट्राइसेराटॉप्स की शैडो दिख रही थी। अपने बचपन में यूजिरो हमेशा डायनासोर के बारे में सोचा करता था। बड़े होने पर भी वो उनकी ताकत की कल्पना करता था और आज भी वो उनकी ताकत देखने के लिए बेताब है। अब बाकी ट्राइसेराटॉप्स फिस्ट का यूज करता है और यूजिरो को पूरी ताकत से धकेलते जाता है। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं कि उन्होंने गाड़ी को पलटा डाला है। यूजिरो कहता
कहता है उसके 100 किलो के शरीर को आज तक कोई बड़े से बड़ा इंसान नहीं हिला पाया, पर उसके 70 किलो के शरीर ने जमीन तोड़ने के साथ साथ गाड़ी भी पलटा डाली। यह अकेले उसकी ताकत नहीं है, मुझे उस जानवर की ताकत देखकर खुशी हुई। यूजिरो बताता है वो अकेला नहीं है जिसने जानवर का रूप लिया है। दुनिया में उसके जैसे कई मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई जानवरों के पोज लिए हैं, पर उसकी नजर में ये नकल करना है। अब बाकी के फादर उसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म दिखाते हैं और वहाँ सभी लोगों को एक तेज रोशनी में डेमन की आकृति दिखाई देती है। बाकी को समझ आ जाता है कि लोग उसी का रूप लेते हैं जो उन्हें उनसे ज्यादा ताकतवर लगता है, और इसलिए उसके फादर ने अपना ही रूप लिया है क्योंकि वो इस धरती के सबसे ताकतवर इंसान है। यूजिरो अब हवा में पंच मारता है और उसकी इनविजिबल फोर्स बाकी को छू कर जाती है। वहाँ सभी लोगों को यूजिरो की इनविजिबल ताकत दिखाई देने लगती है। बाकी अब अपने फादर को ये सिखाने की कोशिश करता है कि हम लड़ाई में किसी का रूप किसी को दिखाने के लिए नहीं लेते, बल्कि इसलिए लेते हैं ताकि हम इसे लड़ाई में इस्तेमाल कर सकें। अब सब ये देख के चौंक जाते हैं। बाकी ने यूजिरो को तुरंत नीचे गिरा डाला है। यूजिरो को पहले से पता था उसके बेटे के अलावा कोई भी इतना काबिल नहीं है जो उसे टक्कर दे सके, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा ताकतवर होने के साथ साथ इतना होशियार हो गया है। उसने यूजिरो के सोचने और रिएक्ट करने के बीच के आधे सेकंड के समय में उसके ऊपर हमला करा। इस बात से खुश होकर यूजिरो बाकी को अपने पास बुलाता है ताकि वो उसे सर पर हाथ रखकर शाबाशी दे सके। बाकी को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है ये उनकी कोई चाल है, पर यूजिरो अपने बेटे को उसकी कामयाबी पर शाबाशी देना चाहता था। डोपो समेत सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं कि यूजिरो अपने बेटे के सर में हाथ फेरना चाहता है। बाकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी कॉलर बोन से ठीक 15 सेंटीमीटर नीचे अचानक अजीब सा दर्द जागने लगता है और उस दर्द को वो खोना नहीं चाहता था। डोपो और तोकीगावा ये देख भावुक हो जाते हैं। पिछले 18 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था जब उसके फादर उसे शाबाशी देने के लिए बुला रहे थे। बचपन से लेके आज तक बाकी को शाबाशी, प्यार, इज्जत इनमें से कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। उसे इन चीजों की कभी आदत भी नहीं थी। बाकी कहता है उसके डैड एक अच्छे इंसान नहीं है, वो लड़ाई के बीच उसे शाबाशी देना चाहते हैं। इस पर यूजिरो कहता है इसका मतलब उसे शाबाशी नहीं चाहिए। बाकी रोते हुए बोलता है उसका ये मतलब नहीं था। यूजिरो के हाथ जो कुछ समय पहले लड़ने के लिए उठे थे अब उसे शाबाशी देने के लिए और प्यार से छूने के लिए बढ़ने लगते हैं। और अब ये चाल भी हुई तो बाकी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ सह लेगा क्योंकि उनसे शाबाशी पाने के लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार है। तभी अचानक बाकी अपना मन बदल लेता है क्योंकि ये वक्त दोबारा वापस नहीं आने वाला और वो देखना चाहता है ये लड़ाई कौन जीतेगा और उन दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है। यूजिरो अब उसे एक मौका देता है जिसमें वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है। वो बाकी को कसकर पकड़ लेता है और कहता है उसने उसकी बात नहीं मानी, अब ये करने के लिए उसने उसे मजबूर किया है और कुछ भी हो जाए वो उसके सर पे हाथ तो जरूर फेरेगा। बाकी दर्द से चिल्लाने लगता है और यूजिरो उसके सर में हाथ फेरने लगता है। अब यूजिरो हंसते हुए कहता है उसे क्या लगा वो उसे शाबाशी देगा, गलत सोच रहा था वो। बाकी ये सुन भड़क जाता है और उसे किक मारने लगता है, लेकिन यूजिरो उसका सर उसके किक में पटक डालता है। वो कहता है जब उसका मन करेगा तो वो प्यार करेगा और जब उसका मन करेगा तो वो उसे मारेगा। बाकी क्या चाहता है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसके पास ताकत है उसे किसी का डर नहीं, क्योंकि उसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाने के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। और अब उसे यूजिरो हानवा की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अब वो बाकी की धुलाई करते हुए कहता है कि ताकत को किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, और दर्द के रूप में वो अपने बेटे को एक नई सीख देता है। अब यूजिरो जैसे ही इस लड़ाई का अंत करने वाला होता है पिकल वहाँ आ धमकता है। यूजिरो से देख खुश हो जाता है, लेकिन तभी बाकी उसके चेहरे पे जोरदार पंच मार पिकल का दांत तोड़ डालता है। वो भड़कते हुए कहता है उसने बाप बेटे की लड़ाई के बीच में आने की हिम्मत कैसे करी, वो यहाँ से तुरंत दफा हो जाए। पिकल भले ही डायनासोर के जमाने से है पर वो समझ जाता है उसका दोस्त क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसे ये सिखाया गया है प्रकृति का नियम है, बीच में आना मना है और ये नियम जंगल का हर जानवर समझता है। अब पिकल चुपचाप एक कोने में शांति से बैठ जाता है। अब दोनों की लड़ाई वापस शुरू होती है। यूजिरो जैसे ही बाकी को किक मारता है वो तुरंत हमले को डॉज कर बच निकलता है। अब दोनों हाथ पॉकेट में डाल बाकी कहता है वो उससे साइज में ज्यादा है और ताकत में भी, इसलिए अगर वो इन दोनों चीजों में उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। यूजिरो भी दोनों हाथ पॉकेट में डाल लेता है और अब दोनों में से कौन आधे सेकंड में सबसे तेज और पहले हमला करेगा इस बात का अंदाजा लगाना है। अब दोनों इंतजार करते हैं कौन पहले हमला करेगा, पर यूजिरो जल्द ही बोर हो जाता है और कहता है अब वो 5 सेकंड उल्टी गिनती गिनेगा और तब हमला करेगा। अब गिनती खत्म होते ही यूजिरो बाकी को तैयार होने के लिए कहता है। पंच को बाकी तक पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता और यहाँ बाकी को तेजी से रिएक्ट करना था, इसलिए अपने हाथ टिप से पूरी तरह निकालने के बजाय वो खुद झुक जाता है ताकि वो पंच से बच जाए। बाकी पहले यूजिरो के ऊपरी जबड़े में मारता है
फिर निचले जबड़े पर, और इस सीक्रेट टेक्निक से वो उनके होश उड़ा देता है, जिसे टाइगर किंग कहा जाता है। उसने अब अपने फादर का सर घुटनों के बीच दबा रखा था और दाएं हाथ को ऐसे पकड़ा था जिससे हिलना मुश्किल हो जाए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। ऑलिवर ये देख हैरान होता है कि बाकी काफी ताकतवर हो चुका है। वहीं डोगो ये सोचता है ओगर ने अपने बेटे को कमजोर समझने की गलती करी है। बाकी यूजिरो को उकसाते हुए कहता है उन्हें यहाँ पड़े पड़े बात करने में मुश्किल हो रही होगी। वो चिल्लाते हुए कहता है ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं हो सकती, वो उससे इस तरह नहीं हार सकते। क्या वो भूल गए वो यूजिरो हानमा है? अब यूजिरो ओके का साइन बनाता है और अपना हाथ हवा में उठा लेता है। बाकी कुछ समझ नहीं पाता, तब यूजिरो जमीन में पंच मार वहाँ दरारें बना देता है और सब ये देख के चौंक जाते हैं कि उसने जमीन के अंदर से ही बाकी को पंच मार डाला। बाकी की पैंट गीली हो जाती है और दूसरी तरफ चिहारू हानियामा से कहता है वो बाप बेटे की लड़ाई देखना चाहता है। बाकी दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर यूजिरो से हवा में किक मार दूर फेंक डालता है। अब यूजिरो के चेहरे का भाव बदल जाता है और वो बाकी के अंदर सोए हुए हानमा जीन्स को जगाने के लिए उसे मारने का फैसला करता है। यूजिरो की जोरदार किक बाकी को उड़ाते हुए गाड़ी के ऊपर गिरा देती है। उसके एक पंच से उसने अपने बेटे को जख्मी कर डाला और साथ ही गाड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए। देर से ही सही बाकी को समझ आ गया पूरा देश उसके फादर से आखिर क्यों डरता है। तभी अचानक यूजिरो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके फादर यूजिरो हानमा की शैडो पीछे खड़ी है। बाकी अपने दादाजी के चौड़े कंधे देख हैरान हो जाता है। यूजिरो कहता है वो बड़ा हैरान और दुखी है कि उसका बेटा अपने बेटे को हराने में काफी दिक्कत झेल रहा है। वो बाकी को कहता है वो अपने बाप से जीत सकता है। तोकीगावा ये देख हैरान हो जाता है कि बाकी यूजिरो को देख पा रहा है। वो प्रेसिडेंट को बताता है यूजिरो से पहले यूजिरो ने ही अमेरिका जैसे देश को हराया था। ये बात है 1 अप्रैल 1942 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओकिनावा में जंग चल रही थी और अमेरिका ने ओकिनावा पे हमला कर दिया था। 6 महीने तक ये जंग जापान के लिए नरक जैसी थी पर आखिर में 7 सितंबर अमेरिकन ने सरेंडर कर दिया। पर ये पूरा सच नहीं है। उस दिन अमेरिका ने 1000 टन के गोला बारूद बरसाए थे, लेकिन किसी जापानीज आर्मी पे नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी पर, जो कि यूजिरो हानमा था। यूजिरो तब भी जिंदा बच गया और उसने यूएस आर्मी की धज्जियां उड़ा डाली। इस ऑपरेशन के कमांडर जनरल जेम्स ने उस आदमी से बदला लेने के लिए सुप्रीम कमांडर से जापान में एटम बम गिराने की परमिशन ली, लेकिन यूजिरो ने जनरल जेम्स को जहाज में गाड़ डाला। 2000 से भी ज्यादा सिपाही यूजिरो को देख घबरा गए और तब उसने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिस कारण सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदने लगे। इसलिए आज भी लोग ये कहते हैं यूजिरो पहला इंसान था जिसने अमेरिका को हराया था। प्रेसिडेंट ये बात सुन उस टेक्निक का नाम पूछता है, जिस पर टोकीगावा बताता है इस टेक्निक को ट्रेस कहा जाता है। यूजिरो बाकी से कहता है अपने फादर को इतने सालों बाद देख उसे उनकी एक टेक्निक याद आ गई। वो बताता है उसके फादर यूजिरो और वो बिल्कुल अलग थे। उन दोनों के सोचने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका और लड़ने का तरीका सब अलग था, पर उसे उनकी एक टेक्निक पर बड़ा गर्व है। यूजिरो अब ड्रेस टेक्निक का यूज कर बाकी को नंचाकू की तरह पकड़ घुमाने लगता है। इस टेक्निक से ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है जिससे दिमाग में खून जमा हो जाता है और फिर हर हिस्से से खून बाहर निकलने लगता है। बाकी को सब कुछ लाल दिखने लगता है और वहाँ आसपास मौजूद लोग भागने लगते हैं। टोकीगावा को यूजिरो के पास सेमी ट्रांसपेरेंट ड्रेस दिखने लगती है। यूजिरो बाकी को कपड़े की तरह गाड़ी के ऊपर पटक डालता है। यूजिरो को पूरा यकीन था उसका बेटा इस हमले को आसानी से झेल सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। बाकी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इस हमले को आसानी से डॉज कर लेता है। अब यूजिरो ये देख चौंक जाता है कि जब वो बाकी को गाड़ी के ऊपर पटक रहा था तब बाकी ने अपने आप को बचाते हुए उन पेज पुर्जों को इकट्ठा कर उससे एक खिलौना बना डाला। अब दोनों बाप बेटे एक दूसरे पे खूब सारे पंच और किक्स बरसाते हैं। यूजिरो बताता है वो बहुत बोर हो गया था और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। वो 5 कैदी जिन्हें मौत की सजा मिली थी एक साथ उसे दिख रहे थे और उन सभी को हार का स्वाद चखना था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि किसी से हारना क्या होता है। यूजिरो उनकी बात समझ सकता था क्योंकि वो भी आज तक नहीं हारा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था वो एक पहाड़ के शिखर पे खड़ा है और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन यूजिरो रुकना नहीं चाहता था और रास्ते की तलाश में वो आगे बढ़ता गया। वो जो महसूस कर रहा है वो कोई नहीं समझ पाएगा। परेशान होने के लिए कुछ भी ना होना एक ट्रेजेडी है और ये बात आप लोगों की समझ से परे है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है आपके सपने आपसे दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है आपकी जिंदगी से आपकी रौनक छीन ली जाती है। दौलत, शौहरत, रुतबा, ताकत से बस यही सब खरीदा जा सकता है और आप लोग उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। वो इतना ताकतवर है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बाकी यूजिरो पे हावी होने लगता है और उसके चेहरे पे जोरदार किक मार उसे जमीन में गिरा देता है। यूजिरो वापस खड़ा होता है और मन में कहता है भले ही हम
लड़ रहे हैं, लेकिन हम बेशक साथ हैं। बाकी को नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, पर एक बात वो जरूर समझ चुका है कि वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। यूजिरो कहता है वो एक सच्चा हानमा है। बाकी को पता है हानमा की तरह जीना क्या होता है। हानमा नाम आपसे जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। आप जितनी भी जी जान लगाकर कोशिश कर लो, अंत में आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाता है। इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया है। बाकी यूजिरो को दोबारा पंच मारता है और कहता है उनका ख्याल वो ही रखेगा। वो पूछता है क्या वो अभी तक जिंदगी से बोर नहीं हुए। यूजिरो बताता है जिंदगी से बोर होकर ही वो जापान छोड़कर दूसरे देशों में गया। उसने धरती के आखिरी छोर तक ट्रैवल किया, हर तरह के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करी, एथलीट्स, राक्षस, बड़े बड़े जानवर, हथियारों से, अंडरवर्ल्ड से, यहाँ तक कि पूरे देश की फौज से भी। पर किसे पता था उसे एक छोटे बच्चे से लड़कर इतना सुकून मिलेगा जो कि उसका ही खून है। बाकी पूछता है जब एक छोटे बच्चे के हाथ खिलौना लगता है तो वो क्या करता है। वो बच्चा उसे देख पहले खुश होता है, फिर उसके साथ खेलता है, फिर बोर होकर उसे तोड़ देता है। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो उन्हें मारने वाला है। तभी अचानक वहाँ कोजुए आ जाती है और कहती है दुनिया के सबसे ताकतवर बाप और बेटे की लड़ाई हर कोई बस यही देख रहा है, पर अब बहुत हो चुका है। अगर मारना है तो मारो, नहीं मारना तो रुक जाओ। पहले वो पंच मारते हैं, फिर शिकायत करते हैं, फिर तुम 2 किक मारते हो, फिर रोने लगते हो। कोजुए कहती है सभी ये बेहुदा लड़ाई देखकर बोर हो चुके हैं। वहाँ सभी लोग ये देख के चौंक जाते हैं आखिर ये लड़की कौन है। वो दोनों उसे जान से मार डालेंगे। कोजुए चिल्लाते हुए कहती है ये कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी कहता है वो गलत समझ रही है, ये एक कंपटीशन ही है बाप बेटे के बीच। और जाहिर सी बात है परिवार में शिकायत भी होंगी और माहौल भावुक भी होगा। और वो दोनों खुश हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी खेल है जो सिर्फ बाप बेटे ही खेल सकते हैं। और आज वो नई टेक्निक्स का यूज कर पाया क्योंकि वो आज अपने फादर से लड़ रहा है। ये इतनी जानलेवा टेक्निक्स हैं जिसे वो हर किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बाकी कोजुए से कहता है उसे पता है वो लड़ाई क्यों रोकने आई है। दोनों अगर एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और परवाह करते हैं तो ये लड़ाई रोक क्यों नहीं देते। हम में से एक मरेगा या मारेगा। अब तुम पूछोगी दोनों में से एक हार क्यों नहीं मान लेता, पर वो एक लड़की है इसलिए वो शायद इस बात को समझ नहीं सकती। जिन टेक्निक्स को उन्होंने सीखा है और जितना दर्द सहा है उन सब टेक्निक्स को वो आज आजमा सकते हैं। और उन दोनों को खुशी है उन्हें सामने सहने वाला मिला है। उसके और फादर के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। वो एक दूसरे को ये टेक्निक्स आजमाने देते हैं और ऐसा रिश्ता किसी बाप बेटे का नहीं हो सकता। यूजिरो अब कोजुए का शुक्रिया करता है कि बाकी के ताकतवर बनाने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। वो कहता है कि एक लड़की को बाप बेटे की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। बाकी कोजुए को रास्ते से हटने के लिए कहता है पर वो इनकार करती है। पर बाप बेटे बिल्कुल भी नहीं रुकते और एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं। हर कोई लड़ाई के अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे पे पिछले कई घंटों से लगातार हमला कर रहे हैं। क्या ये नफरत है? आज कई बाप बेटे इस लड़ाई को देख रहे हैं और उन्हें समझ आ गया है कि ये बाप बेटे की लड़ाई नफरत की वजह से नहीं बल्कि ये उनकी तमन्ना है। लड़ते लड़ते बाकी यूजिरो के कंधों पे बैठ चुका है और उसके हाथ अपने फादर के सर पर हैं। वो इस रात को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आज उसकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। यूजिरो बाकी से पूछता है ठीक है। बाकी हंसते हुए पूछता है उनका क्या मतलब है। यूजिरो कहता है वो ये बात नहीं कह पाएगा क्योंकि ये कहना इतना आसान नहीं है। हर कोई जो वहाँ मौजूद था देख सकता था अंत करीब है। यूजिरो बाकी से कहता है समय आ गया है। वो सब जो करना चाहता था क्या उसने कर लिया है। बाकी हाँ कहता है और अपने फादर को पीछे से पकड़ घुमा के पीछे पटक डालता है। यूजिरो अब अपने दोनों हाथ से बाकी के फेस पे जोर से मारता है जिस कारण वो बहरा हो जाता है। यूजिरो कहता है वो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर रहा है। वो उसे सीख देता है कि अपने हर उंगली को बंद करते हुए उसे फीस्ट बनाना है जो कि दुनिया का सबसे जरूरी हथियार है और यही उसकी ताकत है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। बाकी को याद आता है ये सीख उसके फादर ने उसे बचपन में दी थी। अब दोनों एक दूसरे पे लगातार पंचेस बरसाने लगते हैं। वहीं जैक हानमा ये टीवी में देख चिल्लाते हुए कहता है कि वो भी अपने डैड से लड़ना चाहता है। यूजिरो अपने दोनों हाथ खोल सामने खड़ा हो जाता है और बाकी को पंचेस मारने देता है। अब यूजिरो इतनी जोर से बाकी को गले लगाता है कि उसकी सारी पसलियां टूट जाती हैं और इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब यूजिरो ने अपने बेटे को गले लगाया था, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले बाकी की माँ को मारते समय लगाया था। बाकी की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसके सारे ऑर्गन को भारी नुकसान पहुंचा था। अब यूजिरो वहां से जाने लगता है पर तभी अचानक बाकी की शैडो उसे किक मार के रोक देती है। बाकी की स्पिरिट भी हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। यूजिरो उसे रुकने के लिए बोलता है और फिर तभी वहाँ सभी लोग ये देख चौंक जाते हैं कि महान यूजिरो हानमा अपने बेटे के लिए पहली बार खाना बना रहे हैं। यूजिरो ने मिशो सूप के साथ टोफू बनाया। ये देख बाकी अपने फादर को शुक्रिया कहता है
और यूजिरो भावुक हो गया। कितना सब कुछ हो जाने के बाद भी बाकी उसे डैड कहकर बुला रहा है। सभी ये देख चौंक जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सूप पीने के बाद बाकी अचानक टेबल पलटा देता है और यूजिरो उस टेबल और खाने को पकड़ने लगता है। बाकी कहता है उसने अपने फादर को बचा लिया है। यूजिरो ये बात समझ जाता है कि बाकी क्या कहना चाहता है। यूजिरो कहता है उसने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खाना बनाने में मजबूर किया है और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है, इसलिए आज से वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। सारी जनता ये सुन चीयर करने लगती है। बाकी कहता है जो भी दुश्मन को गिरा कर सर ऊंचा करके जाता है असल में विजेता वही होता है, और ये शब्द उन्हीं के हैं। जब बाकी मरने की हालत में था तब उसके फादर सर ऊंचा कर जा रहे थे। सच यही है, बाकी उनसे हार चुका है। बाकी असल में कुछ सुन नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था उसे धरती का सबसे ताकतवर इंसान घोषित कर दिया गया है। अनजाने में ही सही उसने अपना फैसला सुना दिया था। इस रात की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ बाप ने अपने सबसे ताकतवर होने का खिताब उसे दे दिया और दूसरी तरफ बेटे ने अपनी जीत। टोकुगावा दोनों को विजेता ऐलान करता है। ये देख यूजिरो कहता है ये बूढ़ा सबसे ज्यादा खुश है और साथ ही इसकी बीमारी भी ठीक हो गई है। और कुछ इस तरह इतिहास की सबसे महान बाप बेटे की लड़ाई खत्म होती है।